जी। तो शिल्पा जी, आपको भी को होस्ट करो, आपको कुछ शेयर मेरे करना? प्रेजेंटेशन स्लाइड्स नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो विश्वंभरा एक ऐसी संस्था है जिसका हमने गठन 2002 में किया था, जो इंडियन वैल्यूज को डेडिकेटेड है, कि इंडियन वैल्यूज को प्रमोट करना है, और इंडियन वैल्यूज से रिलेटेड जो लोग हैं, वो चाहे भारत की एजुकेशन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली है, इंडियन जिसे भारतीय भाषाएं कहते हैं ना, इंडियन लैंग्वेजेस या डायलैक्ट्स, इंडियन आर्ट्स, इंडियन कल्चर, और जो जो भारतीय राष्ट्रीयता जिसे कहते हैं, हमारे संस्कार हैं, ऐसी किसी भी जो चीज है, भारत और भारतीयता, इन दोनों में से किसी भी चीज को जो प्रमोट करने वाले लोग हैं, उन्हें हम सम्मान देंगे, यहाँ बुलाएंगे, और उन सारे इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं। तो वीकली सेशन होते हैं हमारे, कई बार वीक में 2 सेशन भी हो जाते हैं। तो अब भारत में क्योंकि कोरोना आया हुआ है, और किसी से भी किसी दूसरे कला साहित्य दूसरे विषयों पर बात करने से प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी यह है, मैं भी थोड़ी अंग्रेजी जोड़कर बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे कोई शब्द ऐसे ना हो जाए कि कम्युनिकेट ही ना हो। तो हम उन लोगों को, वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हमारी मातृभूमि है, हमारा परिवार, हमारी धरती है, और वैसे भी दुनिया में कहीं भी हो हमें उसको भी ध्यान रखना, तो हमें लगा कि ऐसे लोग जो हैं उनको कैसे थोड़ा अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं कि उनको इस संकट के समय, तो जो बाकी डोनेशन से कंसंट्रेटर ये सब सामान तो जा रहा है, लेकिन ये सब तो ये है कि जो ये प्रिवेंटिव चीजें नहीं है, इसमें तो ये है कि कोरोना से ग्रस्त हो गए तो अब आपको हेल्प मिल रही है, मेडिकल थोड़ा फैसिलिटीज हो रही हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए, दवाएं आ गई, या एम्बुलेंस आ गई, या खाना मिल गया, और ये सब है। एक आदमी को अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं कैसे इस बीमारी से बचूं और क्या कर सकते हैं। तो कोरोना वाला तो इशू आम लोगों तक मीडिया ने इतनी अच्छी तरह से सबको समझा दिया था कि कैसे कोरोना से आप ऐसे रखिए, हाथ साफ रखो, ये सब है। लेकिन अब ये ब्लैक फंगस एक नई तरह का आ गया है, और आप दोनों अमेरिका में और खासकर न्यूयॉर्क में जो प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या चीजें हैं कि भारत में ही कोरोना पनप रहा है? यहाँ भी तो इतने ऑक्सीजन लगाई जाती है, ये सब होता है, यहाँ नहीं पनपता। और क्या गलती कहाँ हो रही है कि वहां हो रहा है? अगर पेशेंट या उसकी फैमिली की तरफ से कोई गलती है तो उन्हें पता लगे, अगर मेडिकल की ओर से कोई, मेडिकल वालों की ओर से कोई गलती हो रही है तो लोगों को बताएं कि वो उनको जब पेशेंट को ले जाएं या एडमिट कराएं तो ये मेक श्योर करें कि दिस 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 एंड दैट एंड एवरीथिंग एल्स। तो इसलिए हमें लगा कि आपको दोनों को बुलाते हैं, आप बीइंग एक्सपर्ट्स, आप दोनों, हम लोग हमारे साथियों को, हमारे लोगों को समझाएंगी, और लोगों को थोड़ा जानकारी मिलेगी तो शायद किसी की कोई सहायता पहुंच सके। तो अभी तो कुछ कम ही लोग आए हैं, थोड़े ही लोग दिख रहे हैं, तब तक हम कुछ और बात करें या कुछ और, या हम, आप सोचते हैं हमारा लाइव जा रहा है और हम टॉक शुरू कर सकते हैं? जैसा आप कहें, या थोड़ा रुकना चाहते हैं तो हम रुक भी सकते हैं और कुछ और लोग हो जाएं। एक 5-7 मिनट और रुक जाइए। जी जी हाँ, वही मुझे लग रहा था। तब तक जितेंद्र जी आप कुछ कह सकते हैं, और साथ साथ जैसा भी आपको। संजय जी भी आ गए हैं, परविंदर जी आ गई हैं, जब तक मैं परविंदर जी से कहती हूँ परविंदर जी भी आए, अपने आप को ऑन कर लें, कैमरा को अपना, यदि संभव है तो सभी लोग कैमरास ऑन कर लें, यदि ज्यादा कुछ हेजिटेशन नहीं है लाइव आने में तो। हम सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं पहले तो, यह बड़ा आवश्यक है कि सब सुखी हों, स्वस्थ हों। अभी वहां पे कुछ कम हुआ कविता जी? मुझे तो ऐसी डे टू डे की जानकारी तो नहीं है,
ये तो है कि जो केसेस आ रहे थे, केसेस कम हुए हैं कोरोना के, अच्छा। है ना। डेथ रेट में अभी कोई ज्यादा बड़ा कोई खास अंतर नहीं आया, लेकिन अच्छा। केसेस का आने कम हुए हैं। लेकिन ये जो अभी यह जो ब्लैक फंगस वाला शुरू हो गया है, इसे थोड़ा देखना होगा। नहीं मैं कल और आर्य समाज में मेरी प्रोफाइल से आप आर्य समाज न्यूयॉर्क के पेज वहां भी प्रोफाइल पर शेयर कर दें वह वीडियो, तो आपके पेज के सब लोग भी देख सकेंगे इस लाइव सेशन को वहां से भी। गीता लोग हाँ, गीता नहीं आई है अभी। विशंभरा क्या है? इज इट एन ऑर्गेनाइजेशन? जी हाँ, विश्वम्भरा एक संस्था है। अभी मैं उसका परिचय दे रही थी। भारतीय जीवन मूल्यों के प्रचार प्रसार की संस्था है। भेजा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। विश्वम्भरा का जो ध्येय वाक्य बोलते हैं ना, जिसे, वो है विश्वम भवत्येक नीडम। वेद मंत्र है, यह उसका हिस्सा है। सारा विश्व उतना छोटा सा परिवार है, जैसे एक घोंसला होता है, उसमें चिड़िया के बच्चे या पक्षी के बच्चे होते हैं, तो परिवार को उसमें घोंसला कहा गया है। तो हम अपने आप को उस परिवार का हिस्सा समझते हैं, पूरे परिवार का। इस नाते हमें लगा कि भारत की इस परिस्थिति में हमें साथ खड़े होना चाहिए अपने लोगों के। तो ये भी आर्य समाज का है हिस्सा? नहीं, इसका आर्य समाज से तो सीधा कोई संबंध नहीं है। अच्छा जी, 2002 में इसकी स्थापना की थी हमने कुछ मित्रों के साथ हैदराबाद में। अच्छा, so it's pretty old. जी, इसकी वेबसाइट है, इसका चैनल है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकती हैं, देख सकती हैं। अच्छा, विश्वम्भरा का इंट्रोडक्शन इत्यादि। मैं उसकी वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ चैट बॉक्स में दे देती हूँ। Sure. जब हम लोगों को थोड़ा एडवांस में लिंक दे देते हैं ना, तो लोग, आज फ्राइडे इवनिंग है तो लोग तब भूल जाते हैं वीकेंड है, और लास्ट मिनट पर दें तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो अंतिम बिल्कुल लास्ट मिनट पर है, एकदम लास्ट मोमेंट्स पर है। शिल्पा, वैसे मदर Mommy, she was right here. I think they're watching it on a big screen all together. ओके। The kids and mommy and everybody's on a big screen watching it on TV. Oh, I see. Okay. ये विश्वम्भरा के मैंने वेबसाइट का लिंक भेजा है, चैनल का भी अभी दे दूंगी आपको। अच्छा हो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो को हम चैनल पर अपलोड करेंगे। चैनल अभी नया ही बना है। अच्छा अच्छा, ये इंडिया का है ना? नहीं नहीं हैदराबाद से? नहीं नहीं, इंडिया में शुरू, मैं जब भारत में थी तब इसे शुरू किया था। अच्छा। बस इतना ही इंडिया से इसका संबंध है। फिर ब्रिटेन में ये दो तीन नाम पर ऑनलाइन चलती है। ब्रिटेन में ये इसका हिंदी भाषा लेखक संघ के रूप में, फिर हिंदी भारत बना था पहले। तो इसके अबाउट में जाएंगे तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं वहाँ। अच्छा। तो फिर यहाँ से कौन मैनेज करता है उसको? आप मैनेज करती हैं? यहाँ मैं करती हूँ। आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स। जी देखिए, ये मैंने चैनल का और वेबसाइट का लिंक दिया है। देखो फेसबुक पर कितने लोग।
Sir? मुझे लगता है हम शुरू करें। जो शुरू करते ऑनलाइन देख रहे हैं वे देखेंगे, हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। अभी जितने भी उपस्थित लोग हैं उनको प्रति अधिक वेट नहीं करवानी चाहिए। ये तो मेरे हमारे साथ, जैसा कि मैं अभी विश्वम्भरा का परिचय दे रही थी और मैंने बताया कि हमने आज का यह सेशन किस उद्देश्य से किया है, तो हमारे साथ दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स न्यूयॉर्क से हैं, डॉक्टर राकेश अब्बी जी और डॉक्टर शिल्पा सूद जी। इन्होंने बहुत ही हर्ष और बड़े सहयोग भाव से हमें अपनी स्वीकृति दी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। मैं पहले ही इन दोनों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय दिया। और आज जबकि वर्किंग डे था, धीरे धीरे अमेरिका खुल रहा है, ऐसे समय में भी अपने ऑफिस से, अपने लैब से और अपने क्लिनिक से आने के बाद आप दोनों हमारे बीच हैं। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की, गर्व की, प्रसन्नता की बात है। तो मैं विश्वम्भरा, अपनी टीम और अपनी ओर से आपको पहले ही धन्यवाद देती हूँ। मैं पहले राकेश जी, पहले आप दोनों में से मैं यह आपका ही टॉपिक लग रहा है, पहला स्क्रीन शेयर जो हमने किया है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि पहले आप आए। और भारत में क्योंकि जिस तरह से ब्लैक फंगस फैल रही है, जैसा अभी हम कह रहे थे, कि लोगों को थोड़ा आप मार्गदर्शन दें कि कैसे इससे बच सकते हैं, क्या कारण है, और बाद में लोग प्रश्न उत्तर करना चाहेंगे तो हम आपसे उनके भी प्रश्न उत्तर भी लेंगे। जी, अच्छा, नमस्ते कविता जी, नमस्ते सबको। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये अवसर दिया। तो चलो शुरू करते हैं। जो मेरा टॉपिक है आज का वो है म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस। और ये सबसे पहले जब आइडेंटिफाई किया था, ये था 1855 में, और एक पर्सन बाय नेम ऑफ फ्रेडरिक कुचनमाइस्टर 1855 में ही डायग्नोस्ड, और रादर ही आइडेंटिफाइड दिस वायरस। और 1876 में पता चला कि इट कैन अफेक्ट और इन्फेक्ट द लंग्स ऑल्सो। और अगर आज का इंसिडेंस देखें तो इट इज ओनली अबाउट 1.7 केसेस पर मिलियन पीपल पर ईयर, सिर्फ 1.7 केसेस। किंतु आजकल कोविड की वजह से इसका इंसिडेंस काफी हाई हो चुका है, और हाई ही नहीं हुआ, इसके डेथ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और especially the death rate has been estimated to be anyway between 40 to 54%, and it is pretty high, and this had not been identified as, it was known as a very devastating disease, but not such a high incidence. So now first let's give it a face. It exists in two forms. The first one, as we see here, is in the form of tiny particles, जिसको sporangia कहते हैं। जैसे वो fruit होता है ना, fruit के अंदर
जो बीज होते हैं ना, जैसे अपने रेगुलर बेरीज वगैरह, तो वो जो फ्रूट के अंदर जो है उसको स्पोर्स कहते हैं। और ये जो दूसरा पिक्चर दिख रहा है, इज एवरीबडी कैन एक्सेसिबली सीन, कैन एवरीबडी सी इट? ओके, ये जो है ना, ये कल्चर मीडिया में और जहाँ पे इन्फेक्शन होता है ना, उसको ये कल्चर मीडिया में जब इनोकुलेट करते हैं ना, तो वो ग्रो करने लग जाता है इफ इट इज पॉजिटिव। तो वो ग्रोथ ऐसा लगता है जैसे वाइट फ्लफी होता है शुरू में, फिर 1-2 दिनों के बाद ये ब्लैक स्पोर्स के जैसे बीच में आ जाते हैं। और ये जो है, ये वो छोटे छोटे फ्रूट्स के जैसे है, छोटे छोटे बिल्कुल, दे आर नॉट सीन विद द नेकेड आई, ये माइक्रोस्कोपिक है। और इसके साइड में जो दिख रहा है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स है। जैसे अपने बीज होते हैं और उनको अगर पानी डाल दो तो वो स्प्राउट होने लग जाते हैं, इसका भी वही हाल है। ये स्पोर्ट्स है, जब लाइक रिप्रोडक्टिव फॉर्म का ये फॉर्म है, और जब उसको एयर, वाटर, ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, तो it starts growing like these ribbon-like structures. Okay, now let's go a little more further. Another area where it looks like a cotton fluffy, और जैसे यहाँ पे दिख रहा है, it looks like बिल्कुल black. ये पूरे स्पोर्ट्स है। अच्छा, तो और एक तरह से कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, वो है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो हम लोग जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर्स है ना, ये तो अपने बॉडी सेल्स है, लेकिन ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं ना, एम्प्टी स्पेसेस, वो फंगस है। लेकिन शुरू में पता नहीं चलता, तो इसीलिए स्पेशल स्टेन्स करने पड़ते हैं। ये सिल्वर स्टेन है, और यहाँ पे दिख रहे हैं ये जो एम्प्टी एरियाज, ये फंगस है। और ये देखो, इट्स लाइक अ रिबन, और अंदर से इट इज एम्प्टी, there are no septate. तो ये जो इसका वॉल है ना, जो पतला सा ये सराउंडिंग, इसके थ्रू ये वाटर भी अब्सॉर्ब करता है, ये ऑक्सीजन भी अब्सॉर्ब करता है, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए ये अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट है उनको कभी पता नहीं चलता कि इसको कहाँ डालें, इसको प्लांट्स के साथ डालें या इसको एनिमल्स के साथ डालें। प्लांट्स के साथ नहीं भी डाल सकते, क्योंकि इसके पास ग्रीन क्लोरोफिल है नहीं, और अपने आप खाना तो बना ही नहीं सकता अपना। लेकिन अपने जो प्लांट्स है, एक बार धूप निकली, वो अपना खाना अपना ही बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ये जो फंगस है, इसको जब कुछ भी चाहिए टू सर्वाइव, इसको दूसरी चीजों पे डिपेंड करना पड़ता है। तो कहाँ से इसको मिलेंगी वो दूसरी चीजें? ये पूरी इसको एनवायरनमेंट में मिल जाती है। How is it possible? It grows in the soil all over in the environment. जहाँ पे decayed fruits है, vegetables है, जो rotten है ना, और compost, और जो गंदी मिट्टी, animal excreta, वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से फैल जाते हैं। Okay, तो ये जो next है, this is another picture also of the same virus, and as you see, वो spores के after the spores it starts growing, germinating जैसा बोलते हैं, और वो ऐसे broad ribbons which are not equally, all the ribbons are not the same type. यहाँ पे narrow है, यहाँ पे long है, but this is a different kind of stain. So now we know how a virus, this particular fungus looks like. We know that it is not an animal, it's not really a plant, but it is a little closer to an animal. Why do we say that? It is because it takes up food, it cannot chew, it cannot breathe, but it takes up all these things just through this cell wall by absorption. और इसको कहते हैं
it's a heterotroph, उसका मतलब कि it depends on other things to get its nutrition. ठीक है, तो अब पता चल गया कि ये वायरस पूरे एनवायरनमेंट में है, सॉइल में है, और हवा में उतना नहीं है जितना सॉइल में है, and it's in the manure and all those things. Okay, now let's go to the next picture. How do I go, sir? Next picture. Okay, thank you. Okay, now this is the fruiting body जो मैं बोल रही थी. This, okay, ये जो है this one, this fruit, yeah, this is the fruiting body. वो जो spores है ना, they are inside this little structure. It's like a sac, and we call these as sporangia. And these are the main structures through which infection occurs. ये जो ribbon-like है, ये अपने आप जीते रहते हैं, all those things. लेकिन जब infection होता है, it is only through these structures, the spores. Okay. Now the next thing is, this is a picture where I'm showing that the spores are in the environment, as you see here, and the person can inhale it, and these spores, they go inside. Okay. Now the next one is, better to get that. Okay. Now here, in this particular picture, what we are seeing is the spores are being inhaled. They go into the respiratory tract, ठीक है, और ये ट्रेकिया और ये लंग्स में पहुंच गया है. अब लंग्स में जाकर इसने क्या करना है? Okay, let's see. Now, sorry, this is a picture, broad picture ये है कि ये fruiting bodies जो कि अपने soil में है, गंदगी में है, fruits, vegetables, जहाँ पे we throw things outside in the environment, animal excreta होता है, dampness होता है, तो वहाँ से वो spores, they are in the soil, and then they get through inhalation, they get and they go into the lungs. अब lungs में जब जाते हैं, तो it has these policemen in our body, they are waiting. अगर कुछ आया, तो they try to attack it. तो ये as soon as the spores get into the lungs, they become hyphae. Hyphae का मतलब है ribbon-like structures. And then they infect the lungs, and in lungs में फिर वो blood vessel में चले जाते हैं, and then they go into the rest of the body. ठीक है? Okay. Now we have to find out that who everybody gets this infection or only some people get it. तो अभी पता चल रहा है, ये तो पहले भी पता था actually, कि डायबिटीज जिसको भी होती है, उसके इम्यून के जो डिफेंसेस है, वो they are destroyed, they are weak. So now जिसको कोविड हो जाए, पहले ही उसके डिफेंसेस कम है ड्यू टू डायबिटीज, उसके ऊपर कोविड ने आके और बहुत सारा हल्ला मचा दिया, और उसके और ज्यादा डिफेंसेस कम हो गए, तो एग्जैजर्बेशन हो गया. तो फिर उसके लिए अभी कोविड का भी इन्फेक्शन हो गया, तो चलो जी इसका ट्रीटमेंट करना है, उसको स्टेरॉइड्स दो. तो स्टेरॉइड्स भी जैसे फ्यूल में फायर में फ्यूल डालते हैं, ऐसे हो जाता है कि स्टेरॉइड से शुगर फिर बढ़ गई, तो फिर और नीचे हो गया, तो ये साइकिल होता रहता है. तो इन द मीन टाइम बंदे के इम्यून डिफेंसेस इतने नीचे हो जाते हैं कि he cannot handle any infection whatsoever. So that's why they get the infection. तो ये कौन से लोग हैं? कोविड भी जिनको पहले कोमॉर्बिडिटीज होते हैं, कोविड is more common in those people. Now what are those conditions? Diabetes, malignancy, chemotherapy पे भी होते हैं, जो ट्रांसप्लांट्स पे होते हैं, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उनके लिए भी, और इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स, दे ऑलरेडी हैव लो इम्यूनिटी. और एक चीज ये फंगस की है कि इसको ना आयरन बहुत पसंद है, तो जिस किसी के बॉडी में ओवरलोड ऑफ आयरन है ना, तो ये इसके द फंगस रियली हैज फन. It can grow very rapidly.
Okay, so now, and also trauma, you fall in the, outside due to any reason. So the organisms, the spores, they get onto the skin and they enter the body. Okay, next. Okay. Okay. Now, ये कैसे लगते हैं? Now, this is the mouth. देखिए, this is the mouth. और उसके roof of the mouth, you see this, it produces something like this infection. ये देखते you can make out कि कितना dead tissue हो गया वहाँ पे. और characteristic उसका क्या होता है कि ना, they are all black lesions. एकदम जब नाक में से या आंखों में से काला पस के जैसा निकलना शुरू हो जाए तो राइट अवे उसका सस्पिशन ये होता है कि कहीं ये फंगस तो नहीं हो गया, म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, इसीलिए उसको ब्लैक फंगस कहते हैं. सो एज यू सी हियर इट इज ऑल ब्लैक द रूफ. अब इसका पार्ट ट्रीटमेंट क्या है? यू वांट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, सो they have to do surgery right away and take out that. So jaw nikal dena padta hai, portion of the jaw. And this is of an individual who had, he's inhaled the spores or spores sinuses mein jaake, it affected the eye, and there's a strong possibility that it is going to go into the brain. Right? Okay. Now, the next, and then अभी कैसे identify करें कि इसको आँख में इसकी, the virus, the fungus has infected the eye. There is actually swelling, redness, as you see here, or फिर blurriness of the vision, and then there is a loss of vision. अभी हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, उसका ये सब हो गया, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. But the problem with this is it doesn't stop here. यहाँ से it affects it. ये जो sinuses है ना यहाँ पे, it goes into the sinuses, और फिर यहाँ से it is very easy to go into the brain. So people become comatose. They get, their mental status changes. So that is why it is a very serious condition. It has to be identified very early on, or go down next. Or the next area that it can infect is the gastrointestinal tract. ये देखो, ये पूरा intestines है, और देखो, it should be pink like this. लेकिन ये देखो, it is gangrenous. Gangrenous का मतलब ये पूरे, it has been destroyed. ये काम नहीं करने वाले हैं, intestinal obstruction होता है इससे. Next. On opening, पूरे black lesions है ये यहाँ पे, ये अंदर खोलने से it looks like this. Okay, next picture. And it can also go and in through the nails or through the skin, red होता है, and all those problems. And then soon it becomes an ulcer. तो ये ulcer कैसे identify करते हैं कि ना outside उसके और उसके ऊपर काला हो जाता है. So there's a black ulcer there. Okay, next. Now, how are we going to prevent this? हमको पता है कि ये spores है, ये hyphae है, ribbon-like. हमको पता है कि ये spores के through या तो inhale करते हैं या inoculate हो जाता है. तो अब इसको कैसे prevent करें? Vaccine तो है नहीं इसकी. There's no vaccine for this fungus. The next thing you can do, only thing you can do, is to protect yourself from the environment. अब वो कैसे करें भाई? सबने तो breathe तो करना ही है. अभी breathe ना करे तो काम नहीं चलेगा. तो you have to tell the people during COVID, for 2 weeks after COVID and during COVID, to please avoid areas where there is a lot of dust. जैसे construction site or any other area where there is a lot of dust, please avoid as much as possible. Or how can you avoid? Try to wear an N95 face mask. It might give some protection. Because you're protecting the nose, the spores cannot go through that mask. Okay. The other thing is, ये तो through the spores. दूसरा, try not to come in contact with water damaged buildings.
It loves dampness. जहाँ पे बहुत damp है, it loves that place because वहाँ पे बहुत सारे sports होते हैं. Tell these people not to come close to damp areas, places which are leaking and all those things. And the other and most important thing is to try to avoid coming in contact with the soil or dust. People yard work करते हैं, gardening करते हैं, तो कैसे करें? काम तो करना है, तो wear shoes, wear long pants, long sleeve shirts, wear gloves. And अगर थोड़ा सा injure हो गया skin, immediately wash with soap and water. They are not foolproof, but these things have been recommended by the CDC. Or they also give antifungal medication. And last but not the least, we can do some home remedies. Home remedies it has been found, ये जो foods है, there are some foods that will kill the fungus in the body. Fungus चला गया, और immune system भी थोड़ा कम है, अब ये fungus को नीचे करना है, तो try to reduce the volume of the load of the fungus. So you take foods which will kill the fungus. What are the foods? Most important, coconut oil. Why? Coconut oil में क्या है? उसमें एक cyprulitic, some acid is there. With that acid, it breaks the wall of the fungus and it makes it incapable of producing, becoming more invasive. So that's why they recommend take a lot of coconut oil, garlic, cruciferous vegetables. That means broccoli, cabbage, Brussels sprouts, and greens. Okay? And then also take a lot of ginger and apple cider vinegar. I cannot say that these are the only things, but these are the important things that once the fungus, even if it gets into your body, because you have no control over it, you can try to take certain foods which will help you to reduce the fungal load. So this is what I had to say. So some things that you can prevent and some things you cannot, but still we do have a responsibility to ourselves. Instead of blaming others that the cause of nobody's helping or whatever, first you take care, do your part. You take care of yourself by helping yourself. And what Modi ji has started, what is that called? Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan. Usse, there are many diseases that with the cleanliness, there are many diseases that are going to be at a lower level. They will not be that contagious, infectious. और एक चीज बतानी थी कि ये जो fungus है ना, fungal infection जो है, it's not contagious from one person to another. So, it's not contagious. सिर्फ ये है कि वो जो sports है ना, वो we shouldn't inhale. So in olden days they tried to find out कि ये क्यों हो रहा है, we didn't do anything much. तो वो पता चला कि वो bandages, जो adhesive bandages है ना, they are not very good. और one more thing is wooden tongue depressors जो use कर रहे थे, जो wood के थे, because wood absorbs some water. So some of the spores were there, and that's how people got it. And especially जो gastrointestinal symptoms, Shilpa will tell, wo is more common in you can cover that part. So that's what I think we can do to some extent. We can prevent this thing from happening. नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत सारी चीजें मेरे लिए ही बहुत नई है जानना, और बड़े स्केरी फोटोज थे मुझे तो फोटोज देख के ही डर लग रहा था, लेकिन आप लोग इनको डील करते हैं इन सब चीजों में, और मुझे कई बार ऐसा लगता है ऐसे जानकारी होनी चाहिए ताकि प्रिवेंशन हो सके, लेकिन कई बार लगता है कि कुछ चीजें हमारे दिमाग में ऐसे आ जाती हैं, हमें लगने लगता है कि कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हमें बड़े बड़े नाम याद आते हैं, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। ये कविता जी, ये बिल्कुल ठीक है कि जब हम मेडिकल स्कूल में थे ना,
जब ये डिजीजेस पढ़ने शुरू किए थे ना, हमको लगा कि हर डिजीज हमको है। हाँ। मैं दो बार अपना हार्ट चेक कराने गई। जब मैं वहां पे गई तो वहां पे इतनी बड़ी लंबी लाइन मेरे क्लासमेट्स की, सब कह रहे कि हमको लग रहा है कि हमें हो गया ये। क्या शिल्पा, यू एग्री? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं तो अभी तक करती हूँ, हर बार टेस्ट कराने जाती हूँ, बोलती हूँ शायद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, शायद मुझे B12 विटामिन की प्रॉब्लम है। तो हर बार डॉक्टर बोलती है अपने आप को तुम डॉक्टर मत बनो, तुम अब पेशेंट हो, मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं कुछ होता है। हाँ नहीं, ये सब देख कर। अच्छा अब्बी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे अभी यानी नेल्स फंगस है ना, हाँ ये जी, बड़ा कॉमन है कि हाँ जी, आमतौर पे लोगों को पैर में हो जाता है ये। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी कोरोना के बाद जैसे कह रहे हैं ना, यहाँ स्पॉट दिखा, जो भी हम टीवी में देख रहे हैं, मैं तो जानती हाँ नहीं, जी, पर मेरे जैसा एक ले पर्सन जो है वो हाँ टीवी जी। में देखता है, उसको जो पता लगता है, तो उससे तो वो कह रहे हैं कि आप नोटिस करिए आपके नाक के नीचे कहीं होगा, छोटा सा ब्लैक स्पॉट आ जाएगा और ऐसे फैलता है। यूजुअली ये जो ब्रिज है ना जी, ये जो हाँ ब्रिज ऑफ द जी। नोज है, वहां पे ब्लैक पैच हो जाता है, तो फिर यू सस्पेक्ट कि ये हो सकता है वो। अच्छा। हाँ जी। और डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा कि स्टेरॉइड्स बिल्कुल उतना ही देना है, राइट डोज, राइट फॉर द राइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि उसको टेपर करते हैं तो एकदम बहुत ज्यादा नहीं देना, बिकॉज इट डजंट हेल्प। तो ये जो बात कही जा रही है कि वहां पानी से या पाइप के कारण ये हो रहा है, ये इसका मतलब इश्यूज नहीं है, इसके रीजंस नहीं है, रीजन है कि उसकी इम्यूनिटी कम है इसलिए हो रहा है, ऐसा? हाँ जी, वो एक पल्ला, वो वन साइड वो है। दूसरा साइड, अगर पानी में स्पोर्ट्स है, तो अगर गंदी जगह से पानी आ रहा है, कहीं कंटामिनेट अगर हो गया, तो देन इट इज पॉसिबल कि इट गेट्स somehow it gets into the system, but that is not the top thing, that is not the topmost। और एक फैक्टर है वो द वेरिएंट। ये जो वेरिएंट है ना, ये बहुत खतरनाक है, और इट इज causing too much damage, that the immunity is very, very much below the normal that even a normal infection could handle, but this is very severe infection। तो एक तो वेरिएंट की वजह से है, और दूसरा इट्स वो इम्यूनिटी, एंड देन उसके ऊपर स्टेरॉइड्स। ये जो पानी का, ऑक्सीजन का, आई एम नॉट 100% सोल्ड फॉर दैट। और ये जैसे मास्क लगाना, ऐड करूं, इंडिया में ऐसे हो रहा है कि लोग अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं, या फिर जैसे ऐसे होता है कि एक परिवार में कोई एक बंदा पॉजिटिव हो जाए, किसी को कोविड हो जाए, तो अब सबको पता है कि स्टेरॉइड्स लेने हैं, तो एक किट का जिसमें जो जो दवाइयां हैं वो लिस्ट निकली हुई है, तो लोग क्या करते हैं, बस जाते हैं और ये कोविड किट करके हर फार्मेसी में अब मिलता है, तो बस वो उठा के ले आते हैं और अपने आप को दवाइयां दे रहे हैं, और खुद भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, चाहे उनको कोविड की इन्फेक्शन हो या ना हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं पहले से दवाई ले लूंगा तो मुझे इन्फेक्शन नहीं होगी। तो लेकिन इसका ये एक दूसरा हिस्सा ये हो रहा है कि लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि वो एक्चुअली अपने आप को और नुकसान कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी लो कर रहे हैं, कि अगर अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो स्टेरॉइड्स पहले से लेकर और दूसरे उसकी साथ जो लिस्ट की जैसे एंटीबायोटिक्स है और दूसरी दवाइयां हैं वो लेकर अपनी बॉडी को और नुकसान कर रहे हैं। और ये चीज शायद हर किसी को ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो ये ब्लैक फंगस है जो आपने कहा एयरबॉर्न है, और इसका मास्क पहनने से इसका कुछ बचाव होता है? हाँ जी, थोड़ा सा जब डैम्प एरियाज में जाते हैं, तो और जो सॉइल है ना, तो पीपल वॉक ऑन द सॉइल, तो थोड़ी सी धूल होती है ना, तो थोड़ा सा है एयर में, बट नॉट एज मच एज इट इज इन द सॉइल।
तो जब जो एयर में है ना, उससे ये N95 स्पेशली व्हेन दे गो टू डस्ट बोर्न एरियाज, वहां पे इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। और ये वही ब्लैक फंगस है जैसे मैं क्योंकि यूरोप में रही हूँ, लंदन में रही हूँ, वहाँ ह्यूमिड क्योंकि वर्षा होती रहती है, धूप कम आती है, तो कई बार किसी घर में अगर हो गया तो यानी उसका कोई चारा नहीं है, पूरे घर को जला के नष्ट करना पड़ता है। क्या ये सेम चीज है, वही वाली फंगस है? सेम सेम सेम। क्या इसके भी कोई 2-3 तरह होती है, कोई व्हाइट होती है, कुछ ऐसे अलग होती है, ऐसी भी होती है कोई फंगस? नहीं नहीं, वो फंगस का वो जो ये म्यूकोर में भी 2-3 वैरायटीज है, बट ऑल ऑफ देम एक्चुअली कॉज ये ब्लैक स्पोरेंजियस, जो स्पोर्स है वो ब्लैक है, लेकिन दूसरी फंगस जैसे कैंडिडा है, उससे वाइट जो उसमें से फ्लूइड निकलता है, इट्स वाइटिश, इट इज जैसे कई बार खीरे वगैरह पर, कुछ बीन्स पर आ जाता है, कई बार वो वाइट सा एक फूल जाता है ना, फ्लावर जैसा कुछ आ जाता है, वो अलग है वाइट। हाँ जी, नहीं जैसे बॉडी इन्फेक्शन में भी जब एक फंगस है, उसको कैंडिडा कहते हैं। अच्छा। वो कैंडिडा इज वेरी कॉमनली इट इज सीन इन डिपेंडिंग ऑन द environmental conditions and especially in dampy areas of the body. तो उसमें जो होता है ना fluid, it is like whitish, so you can call it as a white fungus. But that is equally harmful? No, it is only locally. It can be both local or it can invade inside the body. Again, जो people who have cancer or who are on chemotherapeutic drugs, जो treatment of cancer पे है, radiation पे है, उन लोगों के लिए वो कैंडिडा बहुत spread होता है। तो जो ट्रीट करते हैं ना कैंसर पेशेंट्स को, दे आर वेरी केयरफुल कि दे जस्ट लुक एट एवरी पार्ट। मुंह में बहुत थ्रश हो जाता है, उसको कहते हैं थ्रश, मुंह में होता है, एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आल्सो। तो बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इंडियन जो अभी इतना फैल रहा है? आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि यानी बुलेट में कहना हो तो क्या चीज कहेंगे, क्या करें जिससे वो बच सकें अभी? अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे शिल्पा ने कहा, दिस वाज अ गुड आइडिया कि एवरीबडी शुडंट स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स। एक बुलेट ये है। दूसरी बुलेट ये है कि ट्राई टू इम्प्रूव। कोविड ने बहुत इम्यूनिटी कम कर दी है। ईट वेल, स्लीप वेल, एंड ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स व्हिच आर दैट यू शुडंट बी डूइंग। ठीक है? एंड हाँ जी, बोलिए। जी जी जी, नहीं आप पूरा करिए। नहीं, आई फॉरगॉट। ओके। तो जैसे आपने कोकोनट ऑयल की बात की कि वो इसके कुछ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है या कुछ करता है ना? तो यदि जैसे एक 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 थोड़ा नेचुरोपैथी थोड़ी जानने समझने के कारण मेरे मन में एक आया कि यदि लोग इन दिनों अच्छा शुद्ध जिसे नारियल तेल कहते हैं, उसकी 2 बूंद लेकर रोज अपने नाक या इस एरिया में यानी जहां जहां से कुछ अंदर जा सकता है ऐसा लगाना शुरू करें, विल दैट हेल्प? they can put it not inside the nose, but ये जो यहाँ पे जहाँ पे enter होता है ना, entrance के वहाँ पे, if they can put some oil, coconut oil, that will definitely go a long way in preventing. Especially ये जो हिस्सा होता है और going into the brain and eye and also into the lungs, this can take care of it. और सफाई रखें, वो तो आपने कहा ही है कि सफाई मतलब इम्यून सिस्टम बहुत आपका अपने लोएस्ट लेवल पर होता है, तो सफाई बहुत जरूरी है, धूप और सफाई। Thank you so very much. It was eye-opening actually for me personally also. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much. मैं अभी जो दूसरी चीज है हमारी, आपने बहुत अच्छे से पहले को हमारे एड्रेस किया और
तो मैं अभी जो दूसरी चिंता भारत में आ रही है वह है कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, और कह दिया गया कि यह बच्चों के लिए बड़ी वैसी है, जानलेवा है, बच्चों को होगा। तो थोड़ा एक मतलब एक पब्लिक का एक लेमैन, फिर मैं कह लेती हूँ कि ले पर्सन होने के नाते थोड़े से मन में आता है कि ऐसे कैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया कि बच्चों के लिए होगी। और क्या कोई यह वायरस यानी इतना वैसा है कि पता है कि इसका नेक्स्ट क्या स्टेप होने वाला है, कैसे रूप बदल रहा है, कैसा वेरिएंट आने वाला है, क्या अगर इतना ही पता था तो बहुत पहले क्यों नहीं ऐसा कह दिया गया था कि बच्चों के लिए कब होने वाली है। और बच्चे ऐसे में क्या करें, कैसे लोग अपने बच्चों को बचाएं, वो क्या मेथड्स हो सकते हैं, ये सारे रिलेटेड इससे जितनी भी चीजें हो सकती हैं जो भी एक आम आदमी के काम आए, ताकि लोगों के प्राणों की रक्षा हो सके। संसार में अपनी संतान का दुख देखने से बड़ा कोई और दुख होता नहीं है। तो ये ठीक है कि लोग इतने जा रहे हैं, ऐसा है, लेकिन बच्चों का सुनना जानना हमारे लिए बड़ा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि यदि डॉक्टर शिल्पा सूद जी, बीइंग एन पेडिट्रिशियन, वो हमें थोड़ा गाइड करें, सलाह दें, एडवाइस दें, और जो भी हमें हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं हमारे ऑडियंस को, पब्लिक को, हमें दें। थैंक यू ये अवसर देने के लिए। मुझे कुछ जितना मुझे आता है, मुझे अगर मैं एटलीस्ट 10-20 या 100 लोगों को भी अगर सेव कर सकूं या कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो, ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कविता जी। तो अब ऐसे हुआ है कि कोविड का जो फर्स्ट वेव आया था। शिल्पा जी एक सेकंड, आप अब्बी जी, डॉक्टर अब्बी जी, आप स्क्रीन शेयर बंद कर लें तो शिल्पा जी आ जाएंगी स्क्रीन पर। हाँ जी, एक मिनट, स्टॉप शेयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए, सॉरी शिल्पा जी। नो वरीज। तो जो पहली वेव जो आई थी इंडिया, सारे दुनिया में जो पहली वेव आई थी, वो वेव के टाइम पे सब लोग कहने लगे हैं कि जो बच्चे हैं दे आर सुपर स्प्रेडर्स, कि शायद वो जो है वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं और सबको स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए सारे स्कूल बंद कर दिए गए, हर चीज बंद कर दी गई और बच्चों को घर में रखा गया। लेकिन तब टाइम पे ये ऐसे था कि जो पेशेंट्स जितने केसेस थे वो सारे ओल्डर पॉपुलेशन में थे, जैसे अडल्ट्स में थे जो 50 साल के ऊपर थे। और वो टाइम पे बच्चों में जो भी थोड़े बहुत केसेस दिखाई दिए वो बहुत कम थे, जैसे 1 to 2% केसेस थे। तो इन्होंने बोला कि शायद बच्चे जो हैं शायद उनको इन्फेक्शन हो रही है लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं है, चाहे वो जैसे बुखार है, खांसी है या सांस लेने की तकलीफ, ऐसी कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रही थी। तो तब वो टाइम पे किसी ने इस बात को इतना देखा नहीं हमने। लेकिन फिर जब सेकेंड वेव आई है, अभी जो आई है इंडिया में, और ये जो वेव आई है वो पहली वेव से काफी डिफरेंट है, क्योंकि ये जो वायरस है उसमें वेरिएशंस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और ये जो नया वेरिएशन आया है जो B1617 है, ये जो है ये बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा है आसपास लोगों के बीच में। और ये जो वेव है ये 25 और 50 इयर्स और 30 और 50 इयर्स के जो लोग हैं उन लोगों में ज्यादा दिखाई दे रही है, और ये लोग जो हैं इनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। और इस वेव में उन्होंने देखा है कि इस बार तो बच्चे भी इन्फेक्ट हो गए हैं। तो ये लग रहा है कि इस वेव में जो है बच्चे क्यों इफेक्ट हो गए हैं। तो शायद ये मानना है कि ये शायद हमने सोचा कि भाई पहली वेव में बच्चों को इफेक्ट नहीं हुआ तो बच्चों में प्रिकॉशंस इतने नहीं लिए गए हैं, इसलिए। और ये जो इंसिडेंस है इंडिया में भी दिखाई दिया है और यहाँ यूएस में भी दिखाई दिया, जहाँ 3% केसेस थे वो टाइम पे जब फर्स्ट वेव हुआ था। दिसंबर और फरवरी के बीच में यूएस में वही नंबर हो गया 22%। इंडिया में अब जब हम देख रहे हैं जो एज ग्रुप है 1 साल से कम से लेकर 18 साल और 21 साल के,
जो यंग लोग और बच्चे हैं उनमें 25% केसेस जो हैं वो है 10 to 17 इयर्स ओल्ड लोग, बच्चे। तो इनमें ऐसा है कि ये सोच रहे हैं कि हम, ऐसा मानना है कि शायद प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, या फिर जो ये जो नया वेरिएंट है वो इतनी इजीली स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए इनमें इतने इन्फेक्शंस हो रहे हैं। और ये मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जो मेजोरिटी केसेस है 60 से 70% उनमें सिम्टम्स नहीं होते हैं बच्चों में। जो बचे हुए 20 और 30% है उनमें थोड़े लोगों में मॉडरेट सिम्टम्स हो सकते हैं कि जैसे न्यूमोनिया के जैसे सिम्टम्स हो गए, थोड़े लोगों में, थोड़े बच्चों में ऐसे हो सकता है कि उनमें हो गया डायरिया है, थोड़ों में पेट दुखता है, थोड़ों में उल्टियां होती हैं, और थोड़े पेशेंट्स जो हैं वो बहुत, थोड़े बच्चे बहुत बीमार हो सकते हैं, जो हमने देखा है। और इंडिया में ये बहुत ज्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जो हम, जिसे हम कहते हैं कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटोरी सिंड्रोम, MIS-C। और ये जो MIS-C के सिम्टम्स है वो काफी सिवियर हो सकते हैं, जहाँ पे उनको बुखार होता है, उनको बॉडी पे रैश हो सकता है, आंखें जो है लाल हो सकती हैं, जैसे जो व्हाइट ऑफ द आई है वो बिल्कुल लाल हो सकता है, लिप्स पे काफी सारे लाल रैशेस हो सकते हैं। और मेजर एंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बॉडी के हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, इन पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। और ये जो है ये क्योंकि जो वायरस है इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रही है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पूरी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उन पे असर हो रहा है। और उस वजह से जो ये बच्चे हैं, जो 1 से 2% बच्चे हैं, वो बहुत बीमार हो रहे हैं, टू द पॉइंट कि वो ICU एडमिट हो रहे हैं। और इसमें बहुत सैड बात है कि हम थोड़े लोग थोड़े बच्चे डायलिसिस पे जा रहे हैं, थोड़े लोगों को हार्ट और लंग बाईपास मशीन पे डालना पड़ रहा है, जिसको ECMO कहते हैं। फिर भी दवाइयां देने के बावजूद उनमें डेथ रेट दिखाई दे रही है। परसों ही मैं किसी से बात कर रही थी इंडिया में, जो पीडियाट्रिशियन है वहां पे, वो कह रहे थे उन्होंने 1 हफ्ते में 2 बच्चों की डेथ देखी है, क्योंकि सिवियर MIS-C इन्फेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वेस्टचेस्टर में, वहां पे दिसंबर से लेकर हमने फरवरी तक 29 केसेस देखे हैं MIS-C के। तो ये कंसर्न है कि अगर अभी ये वायरस इतना ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएशन बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा है और बच्चों में इन्फेक्शन हो रही है, और क्योंकि हम अब वैक्सीनेट करने लगे हैं, हम अब जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो जो बच्चे हैं हाई रिस्क में चले जाते हैं, क्योंकि ये अभी भी रिस्क पे हैं, वल्नरेबल हैं, क्योंकि इनको वैक्सीनेशन नहीं मिली है। ऊपर से प्रिकॉशंस नहीं ले सकते हैं हम बच्चों में, क्योंकि बच्चे हैं, हर चीज मानना, उनसे करवाना मुश्किल है। तो इसीलिए वो कंसर्न आ रही है कि शायद अगर ये वायरस जो है कंटिन्यू करे अपने वेरिएशंस और म्यूटेशंस में, तो और ट्रांसमिट होने लगेगा और इन्फेक्शियस हो जाएगा। और जो अब हम पॉपुलेशन का एज ग्रुप चेंज होते हुए देख रहे हैं, शायद अगर और एक वेव आ गई, उस वेव में बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि थर्ड वेव आएगा, अगर थर्ड वेव आ गया तो शायद बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क में होंगे। इट इज बिकॉज हम बच्चों के लिए अब वैक्सीनेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी US में अभी सिर्फ 12 इयर्स एंड ओल्डर, 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हुई हैं, लेकिन जो इंडिया में तो अभी अवेलेबल भी नहीं है वो वैक्सीन, 18 से ऊपर को ही अवेलेबल है। तो इसीलिए वो रिस्क है कि शायद इनके लिए वो थर्ड वेव अगर आई तो बच्चों को सबसे ज्यादा रिस्क होगा। लेकिन हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इस चीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हर कोई प्रिकॉशंस ले अपने आसपास, घर के सब एडल्ट्स वो करें जो उनको करना चाहिए, कि अपना मास्क पहने, हाथ धोएं, और अगर कोई बीमार हो तो बच्चों, आप खुद भी दूर रहें, बच्चों को भी दूर रखें, आइसोलेट करें अपने आप को। अगर बच्चा घर में बीमार है तो बच्चों को भी आइसोलेट करें। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन एक माँ या बाप दोनों में से कोई बच्चे का ध्यान रखें और दूसरे बच्चों को दूर रखें। क्योंकि ऑल्दो ऐसा है कि 60 से 70% में माइल्ड इन्फेक्शन होती है, या इन्फेक्शन बहुत और फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों लोगों को इन्फेक्शन देने से प्रिवेंट किया जा सकता है। और एनकरेज करें कि अगर बच्चे हैं उनको हम
सिखाएं, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप 2 साल के ऊपर हैं आप प्रैक्टिस करें मास्क पहनना, तो आप अगर बड़े नहीं पहनेंगे तो बच्चे तो सीखेंगे नहीं। तो अगर बड़े भी मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे और ग्लव्स पहनेंगे, अगर कुछ ऐसे हैंडल कर रहे हैं सिक्रीशंस को या कहीं बाहर जाके आते हैं, तो अगर हम बच्चों को भी वही चीज घर से प्रैक्टिस कराएंगे तो वो चीज उन सारी प्रिकॉशन से बच्चों को भी इन्फेक्शंस कम होंगी। और ऑफ कोर्स ये बहुत चल रहा है इंडिया में। आई नो कि गांव में जहाँ पे बहुत सालों से लोग नेचुरल ट्रीटमेंट्स में बिलीव करते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए, अगर कुछ हो जाए तो गोबर लगा लें, उससे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये हम रियलाइज नहीं करते हैं कि उससे कितने सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो अगर कोई ये बात किसी से सुनता है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप उनको समझाएं कि इससे फायदा नहीं और नुकसान होएगा, और इससे आप अपने आप को नहीं, आप आसपास भी लोगों को इन्फेक्शंस बढ़ाएंगे। तो आप वही करें जो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं। अगर ऐसा हो कि बच्चों में इन्फेक्शन हो, जैसे बुखार है, खांसी है, तो ऐसा ना करें कि आप भागें और डॉक्टर के पास जाएं। आप उनके साथ ऑनलाइन विजिट करें, उनकी रिकमेंडेशन सुने। अगर बच्चे को जिस बुखार और खांसी है, आप उनका बुखार टेम्परेचर मॉनिटर करें, उनके जो वाइटल साइंस है, मतलब हार्ट रेट है और उनका जो ऑक्सीजन लेवल्स है, वही जो इंस्ट्रूमेंट हम बड़ों में यूज करते हैं वो बड़ों छोटों में भी यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होने की घर में उनके ऑक्सीजन नंबर्स क्या हैं। अगर उनका ऑक्सीजन 93 के ऊपर है तो आप घबराएं नहीं, घर में रहें, उनको बहुत सारे फ्लूइड्स दें, उनके बुखार की दवाई दें उनको, और उनको पौष्टिक आहार दें। ये बहुत जरूरी है कि आपने वायरस को फाइट करने के लिए आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, एंड उस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पौष्टिक आहार खाना बहुत जरूरी है, कि जैसे फल है, दूध है, दही और वेजिटेबल्स है, ये खाएं। अगर नहीं खाया जाता है, बीमारी में नहीं खाया जाता है, तो आप लिक्विड्स ज्यादा पुश करें, जैसे सूप बनाया, जैसे जूस बनाया, और बहुत सारा फ्लूइड्स दें ताकि ये जो बॉडी में डिहाइड्रेशन है वो ना हो। और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने मन से कोई दवाई ना दे क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। दूसरी चीज है कि अगर कोई बीमार हो, चाहे ये प्रूवन हो ना हो कि कोविड है, क्योंकि आजकल कोविड सब जगह है, इससे पहले कि हम सोचें कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही हवा लग गई, ठंड लग गई या कुछ ऐसे हो गया, ये सोचने से पहले ये सोचें कि शायद ये कोविड है, हम दूसरों को ना दें। तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने बच्चों को आइसोलेट कर लें, एक रूम में रहें जितना हो सके ताकि दूसरों के साथ कांटेक्ट ना हो, ताकि दूसरों को इन्फेक्शंस ना हो। और अगर ऐसे लगे कि ऐसे होता है कि सिर्फ खांसी और बुखार एक सिम्टम नहीं है, बच्चों में जो है उनमें बहुत सारी उल्टियां होना, पेट में दुखना और डायरिया बहुत बहुत कॉमन है। तो अगर ये हो तो हम कई बार सोचते हैं कि ये बदहजमी है, ये हो सकती है, लेकिन कोविड के सिचुएशन में जहाँ इतना फैली हुई है महामारी, ये सोचें कि ये कोविड हो सकता है। और ऐसा है कि जब बच्चों में जैसे जीआई सिम्टम्स होते हैं, जैसे डायरिया है, उल्टियां हैं, ये वायरस इनके जो पॉटी में 1 महीने तक पॉजिटिव हो सकती है। तो आप जब भी इनको ये बाथरूम जाए या आए, कोई और यूज करे, आप इनसे बहुत जरूरी है कि हाथ, अपने हाइजीन प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, हाथ धोएं, सोप एंड वाटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो एरिया है उसको साफ रखें ताकि दूसरों को ना फैल सके ये इन्फेक्शन। अभी फिलहाल पता नहीं है 100% कि ये जो वायरस है ये स्टूल से स्प्रेड होती है या नहीं, ये अभी पता नहीं है, लेकिन वो अभी टेस्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसको खांसी है उसके जो ब्रेथ में और उनकी खांसी के जो पार्टिकल्स आते हैं उसमें 22 डेज तक ये वायरस स्प्रेड हो सकती है। तो आप क्वारंटीन मेजर्स है 22 डेज तक, 14 डेज तक आप डेफिनेटली क्वारंटीन करें, आइसोलेट करें और अपने प्रिकॉशंस जरूरी लें। ऐसा हो कि अगर सांस लेने में तकलीफ हो या फिर ऑक्सीजन लेवल्स 93% से कम हो जाए
या बच्चा बिल्कुल हिल नहीं सक रहा है, आंखें नहीं खोल पा रहा है और बिल्कुल नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर तब आप डॉक्टर के पास इनको इमीडिएटली लेकर जाएं। तो ये जो इम्पोर्टेंट साइंस है जहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप इन साइंस को जरूरी मॉनिटर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो बच्चा माइल्ड है वो हॉस्पिटल में जाए और दूसरी बीमारियां लगें और बच्चे और बीमार हो जाएं। जो इन्फेक्शंस को हम घर में मैनेज कर सकते हैं उसे घर में मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन 1% जो केसेस हैं जो आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं उनका मेजर कंसर्न है, तो इसीलिए प्रिकॉशंस लेना अपनी तरफ से बहुत जरूरी है। और बच्चे भविष्य है घर फैमिली का और कंट्री का, और इनकी सेहत को देखना बहुत जरूरी है। तो ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। फिलहाल बोल रहे हैं कि अगर हमने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेट हो गई, राइट नाउ इंडिया में 11% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है, और अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है भारत में कि जितने लोग वैक्सीनेट होंगे उतना कम होएगा ये वायरस का म्यूटेशन, उतना लेस ये स्प्रेड होएगा, और उतनी लेस रिस्क जो होगी बच्चों में होगी और दूसरे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। अब बच्चों में भी हर बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। जो बच्चे जिसको अस्थमा है, जिसको लंग्स की बीमारियां हैं, जिनको जैसे सिकल सेल जैसे खून की बीमारियां होती हैं, सिकल सेल डिजीज जो इंडिया में भी है, जिनको जैसे ओबेसिटी है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है नॉर्मल से, और जो इम्यूनोसप्रेस्ड है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कैंसर है, जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर जो लॉन्ग टर्म ऐसी दवाइयां लेते हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे बच्चों में रिस्क बहुत हाई है। तो चाहे आपका एक्सपोजर हो या ना हो, प्रिकॉशंस इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में बच्चों में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ बच्चे हैं इनमें कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा हैं, और इनके डेवलपमेंट ऑफ MIS-C के सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, परसेंटेज हाई है। तो इनमें प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अभी तो केसेस साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा है, इंडिया में सबसे ज्यादा है, अभी जापान में भी केसेस दिख रहे हैं, और MIS-C के केसेस एक्चुअली सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं इन द लास्ट 1 मंथ। और राइट नाउ हर कोई ये स्ट्रेस में है कि इंक्लूडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स की जैसे जैसे यहाँ पर खुल रहा है सब कुछ और लोग मास्क निकाल रहे हैं, तो बच्चों में रिस्क बढ़ने वाला है। तो अगर कोई आपको कोई सवाल हो तो पूछे, मैं I'll be happy to answer। नहीं, आपने बहुत अच्छी, पहले तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी, आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, धारा प्रवाह है ना, और आपने महामारी कहा है ना, महामारी तो सबसे बड़ी तो आपके लिए मैं जोरदार सबसे कहूंगी, पहले तो आपकी भाषा के लिए ताली बजाएं। सरिता जी, पौष्टिक आहार। हाँ, पौष्टिक आहार। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, अगर एक पीडियाट्रिशियन नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? हाँ, कि मुझे तो मैंने तो ये पहली बार सुना है पौष्टिक। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा शिल्पा जी ने, और अपने विषय पर इनकी जो कमांड है एकदम कंटिन्यूअसली, जैसे यानी धड़ 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 बातें आती चली गई है ना, तो थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। पर मैं 2-3 बातें मेरे मन में आ रही थी, मैं दूसरों से भी कहूंगी, पर मैं पहले आपसे बात कर लूं थोड़ी सी। जैसे आपने कहा इम्यूनिटी बढ़ाएं, इसमें नींद का भी कुछ रोल है। हमारे घरों में बड़े पेरेंट्स लोग सोचते हैं अभी तो कोरोना है, घर में बंद है, देर रात तक टीवी चलता रहता है, और फिर बच्चे भी नहीं सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। तो नींद का एक रोल है, डाइट का तो आपने रोल बोला ही बोला, और कच्चा खाना, वेजिटेबल्स वगैरह, दूध और वेजिटेबल्स की जो रोल है। एक तो मैं नींद के रोल पर पूछना चाहूंगी, दूसरा धूप, सनलाइट के रोल पर पूछना चाहूंगी, और थर्ड है यानी गोबर इत्यादि को तो हमें पता है कि ये कोई इलाज नहीं है, इन चीजों के चक्करों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यह है कि जो अग्निहोत्र जिसे हम हवन कहते हैं, क्योंकि हवा को वो आपके करता है, तो साइंटिफिक कंबशन साइंस है ना ये, तो हवन का जो एक रोल है कि आपके घर की गंदी हवा को निकाल कर दूर कर देता है,
तो क्योंकि आम पब्लिक जो है वो सोचती है कि जितनी भी भारतीय चीजें हैं तो शायद अग्निहोत्र भी वही गोबर और गोमूत्र और उसी श्रेणी में आता है, तो इसलिए अगर गौमूत्र और गोबर की बात है तो अग्निहोत्र भी बेकार की चीज है, या कोई पाखंड है, क्योंकि हम लोग उसको कर्म कांड की तरह करते हैं हवन को, कि जैसे कोई बड़ी आध्यात्मिक चीज है। असल में तो वो साइंटिफिक उसकी पूरी वो है, रीजनिंग है। तो मैं पहले तो इन 3 चीजों के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, इनके रोल्स पर आप क्या कहती हैं एक डॉक्टर होने के नाते अमेरिका में। तो नींद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉडी की इम्यूनिटी में, और ये है कि दिन में एटलीस्ट स्पेशली बच्चों में 6-8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है, क्योंकि माइंड रेस्ट होएगा, बॉडी को रेस्ट मिलता है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो जब आप सोते हैं तो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस ज्यादा होते हैं बॉडी में, तो इससे डेफिनेटली बॉडी को बहुत असर होता है और इम्यूनिटी भी डेफिनेटली बढ़ती है। आपने जैसे कहा कि क्योंकि सब हर बच्चा घर पे है और ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो थोड़े बच्चे बिल्कुल आराम से बैठे हैं घर में और टीवी चल रही है, लेकिन अभी ये वो बहुत जरूरी है कि वो रूटीन मेंटेन मेंटेन करके रखना है, जैसे पहले था जब वो स्कूल जाते थे। और ऐसा नहीं है कि स्क्रीन टाइम बढ़ा दें, क्योंकि ऑलरेडी उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और स्क्रीन टाइम उतना ही है जितना 1-2 घंटे रेकमेंडेड है, अपार्ट फ्रॉम जो क्लासेस में करते हैं। टाइम अपना स्केड्यूल मेंटेन करना है, अपनी टाइम पे एक्सरसाइज करनी है। जो बड़े बच्चे हैं, आजकल तो छोटे बच्चे भी योगा करने लगे हैं, और योगा का बहुत योगदान है बॉडी के सर्कुलेशन बढ़ाने का, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का, उसका डेफिनेटली बहुत योगदान है, और ये कंटिन्यू करना चाहिए और बच्चों में सिखाना भी चाहिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज जो है, जो आपने कहा सनलाइट के बारे में, अब सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विटामिन डी आती है सनलाइट से, लेकिन हम उस चक्कर में ये नहीं भूल सकते कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अगर बाहर जाना है, सनलाइट जरूरी है, लेकिन अपना मास्क पहने, अपने प्रिकॉशंस लें। ऐसा नहीं है कि हम धूप खा रहे हैं, इसका ही मतलब नहीं कि हम बस झुंड बनाए और बातें करें, बट प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है हर डिजीज में। उन्होंने हम जहाँ टेस्टिंग हुई है, जैसे डायबिटीज है और इम्यूनिटी है और दूसरे इन्फेक्शंस है, विटामिन डी का बड़ा रोल माना गया है कि अगर आपके विटामिन डी लेवल्स अच्छे हैं, आपको फटीग नहीं होती है, थकावट नहीं होती है, और इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है, तो विटामिन डी लेवल्स को हाई मेंटेन नॉर्मल करना बहुत जरूरी है। एंड सनलाइट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो हमारे भारत में बहुत आसानी से अवेलेबल है। दैट्स इम्पोर्टेंट। और एक क्वेश्चन आपने कुछ पूछा था मुझे, अग्निहोत्र वाला। अग्निहोत्र, ये डेफिनेटली है कि जो अग्निहोत्र करते हैं उससे बहुत सारी अच्छी एनवायरनमेंट में जो है, जो पोल्यूशन है वो कम होता है, और उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है, इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन अराउंड यू, एंड उसका डेफिनेटली फायदा है। एक और चीज उससे रिलेटेड मैं ऐड करना चाहूंगी कि लोग जो दालचीनी है, जो लोग एरोमा यूज करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, दालचीनी को जो है उसको बस लाइट कर लेते हैं और उसका जो धुआं है घर में करते हैं, उससे भी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन बहुत लोग अभी काढ़ा वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें दालचीनी और बहुत सारी गर्म चीजें जो है वो डाल रहे हैं। बच्चे तो शायद नहीं यूज कर पाएंगे काढ़ा बिकॉज ऑफ द टेस्ट, लेकिन बच्चों में शहद बहुत देते हैं इंडिया में खांसी के लिए, तो दैट इज डेफिनेटली अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि उससे खांसी में बहुत मदद मिलती है। हाँ, अदरक और शहद जैसी चीज। अदरक और शहद, और उसकी वो छोटी गोलियां जो मिलती हैं हॉल्स की, वो बेसिकली अदरक और शहद ही होता है। नहीं, आपने अच्छा कहा। यार, अब जो वैक्सीनेशन के परसेंटेज की बात है, अमेरिका में कितना वैक्सीनेशन, जो मैं सुन रही हूँ 37-38% वैक्सीनेशन हुआ है अभी अमेरिका में, तो अमेरिका में 33% ही हुआ है। 33, हाँ, तो बहुत कम है ऐसा, क्योंकि यहाँ खोल दिया गया है। और अभी एक ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है, और उसमें, और यानी मेडिकल लाइन वालों की ही थी, नर्सेज की, और उसमें 50,000 लोग थे विदाउट मास्क एक साथ एक स्टेडियम में यहाँ। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि खतरा हमारे सिर से हट गया है अमेरिका में अभी। और इसीलिए एक्सपेक्टेशन है कि अगर
क्योंकि सिर्फ वैक्सीनेशन के अगर रेट्स परसेंटेजेस नहीं बढ़ेंगे तो we still have 70, 60, 65% ऑफ पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड नहीं है। और अगर हम सब खोल देंगे तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जब तक सितंबर होएगा, क्योंकि समर में सब लोग बाहर घूमने जाएंगे, तो बाय द टाइम इट सितंबर डेफिनेटली केसेस बढ़ेंगे वो टाइम तक, क्योंकि बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं ली। और अगर ये जो नए वेरिएंट्स है, जैसे यूके का वेरिएंट है और इंडिया का वेरिएंट है, अगर वो वेरिएंट्स यहाँ पे हैं, आ जाएंगे और लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तो द नंबर ऑफ केसेस आर डेफिनेटली गोइंग टू गो अप। अब मिशिगन में ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जहां वो हर घर जाके लोगों को नॉक कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लें। अब न्यूयॉर्क सिटी में जो गवर्नर ने बोला है कि एयरपोर्ट्स के बाहर उन्होंने एक टेंट लगाया है कि आप वहाँ अपनी वैक्सीनेशन लें और जाएं। और ऐसे बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं ताकि लोग ये सोच कर ले लें कि शायद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकें। और इस वजह से होपफुली नंबर्स बढ़ेंगे। लेकिन वो हेजिटेशन बहुत लोगों में है, क्योंकि वैक्सीनेशन के काफी सारे थोड़े रिएक्शंस देखे हैं लोगों ने, और वो सुनकर उनको बहुत डर लग रहा है। मेरे ऑफिस में एक है औरत जो हमारी क्लर्क है फ्रंट डेस्क पे, उसको कोविड भी हुआ है। उसने मास्क पहनने से मना कर दिया, उसको कोविड हो गया। हम उसके लिए इतने वरीड थे क्योंकि वो 50+ की थी और उसको काफी सारे हेल्थ इश्यूज थे। और अब जब वैक्सीनेशन की बात आई, हो गई थी मैं तो नहीं लेने वाली हूँ, मेरे आसपास मैंने इतने कॉम्प्लिकेशंस दे रहे, मैं नहीं लेने वाली हूँ। और हमने उनको कहा कि भाई आपको इतना सीरियस इन्फेक्शन हुआ था, आपका रिस्क है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं लेने वाली हूँ। अब ये पर्सन जो है बिना मास्क पहने अपने आसपास घूमने वाले हैं, तो वो रिस्क जो है उनको भी है, और जो बाकी जो कोई है जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको भी रिस्क में डाल रहे हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप क्या रिस्क ले रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं करके। I think they have to throw a party for these people. Then they'll come to eat at the party and let them have the vaccination. नहीं, और ये जो धूप वाली बात थी, क्योंकि भारत में कहा धूप लेने, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि लोग बाहर जाएं, लेकिन हर किसी के घर में कोई एक सोर्स होता है, चाहे वो खिड़की के आगे है जहां से दिन में एक बार, चाहे टेरेस है, चाहे बालकनी है, किसी ऐसी जगह पर थोड़ा जरूर बैठें। उससे क्या है कि जो ह्यूमिड, और उसे खुला रखें थोड़ा, ताकि जो ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है, खासकर अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और ब्लैक फंगस का खतरा है, जैसा कि राकेश जी ने कहा, इम्यूनिटी लो होने के कारण, तो थोड़ा घर को सूखा रखना, साफ रखना बहुत जरूरी है उनके लिए। थोड़ी धूप आए, पर्दे हटाकर रखें कि धूप अंदर आए। चीज बहुत स्प्रेड हो रही है आजकल की, एसी से कोविड स्प्रेड होता है, तो लोग इतनी गर्मी में एसी नहीं यूज कर रहे हैं इंडिया में। और वो एक चीज है, क्योंकि यहाँ पर, या फिर जैसे आप मॉल में जाएं और वहां का एसी जो है वही हवा को दोबारा सर्कुलेट कर रहा है, तो वहां पे स्प्रेड होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप जब एक घर में हो, एक यूनिट वाला एसी हो, तो घर के अंदर रिस्क नहीं होता है इतना। तो वो चीज जो है इंडिया में बहुत स्प्रेड हो गई है। हम कितने लोगों को जानते हैं जो बोलते हैं कि हम एसी नहीं यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर 40-42 हो गया है, गर्मी में मर रहे हैं, लेकिन हम एसी नहीं चला सकते क्योंकि कोविड हो जाएगी। तो वो एक चीज है जो एक गलत धारणा वो जो है लोगों में वो आ गई है, एंड वो निकालना क्लियर करना बहुत जरूरी है। I think the media should try to do something. अभी हाँ, जो भी कर रहा है करे, लेकिन हमने भी इसीलिए कहा कि आजकल सोशल मीडिया है, हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। यूट्यूब है, चैनल है अपने, जहां तक भी बात पहुंचे उतनी बात पहुंचानी चाहिए। जो सुन रहे हैं वो इसको शेयर कर सकते हैं, और मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगी, अभी लाइव तो जा ही रहा है। और आप दोनों ने हिंदी में बोलकर ये बढ़िया अच्छा किया कि लोग समझ सकते हैं। राकेश जी मुझसे पूछ रही थी कि बिकॉज शी थिंक्स कि शी इज नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, पर मैंने कहा नहीं आप मिला जुला कर बोल दीजिए। बट राकेश जी मार्वलस है ना। और शिल्पा जी ने तो बिल्कुल कहना चाहिए ना, योगदान है ना, धारणा है ना। मुझे अच्छा लग रहा है कि हिंदी की खबरें सुनने का यही फायदा होता है कि आप छोटी वर्ड्स पिक कर भाषा आ जाती है ना। तो आपने बहुत अच्छा बोला है
जानकारी बहुत अच्छी दी है। मैं अब जो लोग यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे आप में से कोई, तो प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर हम इस सेशन को फिर विराम देंगे उसके बाद। तो अपने आप को अनम्यूट कर लें आप में से, प्रेम जी, मीनाक्षी जी, संजय जी। इंडिया में जो म्यूकरमाइकोसिस, I mean, they must be treating in the hospital with antifungal treatment, right? Yeah, they what they are doing is actually it has 2 or 3 levels. First thing is early diagnosis, right? They are giving amphotericin B intravenous with saline, but more important, they're also becoming very aggressive with surgery because they want to remove the devitalized tissue. Otherwise, it's going to spread on and on. From the maxillary sinus, it goes very quickly through the eye and into the brain. So they are, in fact, I was reading something where one of the surgeons was saying, right now meaning when that thing was published, he said that he was getting ready to take out the jaw of a 27-year-old. So sad. Yeah, the palate, the hard palate. Yeah, it's terrible. And the blindness. Blindness is another thing. Probably not reversible. With even That's correct. And it's spreading intracranially too. Yeah. To prevent that spread, they're taking out their eyes. Oh God. अच्छा, ये एक डायरेक्ट, ये जो 2 आज के हमारे टॉपिक थे उससे रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी एक मेरे मन में आ रहा है क्योंकि आज आप लोग इतने सीनियर डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं। तो ये जैसे यहाँ डॉक्टर कपिला के साथ हुआ, डॉक्टर कपिला ही थे ना, उन्हें यहाँ की फाइजर की दोनों डोज मिल चुकी थी और फिर वे इंडिया गए और बीइंग ए कोरोना एक्सपर्ट उन्होंने सारे मेजर्स लिए होंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना, कुछ लापरवाही तो उन्होंने की नहीं होगी। फिर क्या मेडिकल साइंस इस पर कुछ सोच रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ? I think it's the variant. जो वेरिएंट है वो काफी इन्फेक्शियस है एंड वो बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा है, तो उस वजह से इतने सारे केसेस देखे हैं जो डॉक्टर्स, दूसरे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ली लेकिन वहां जाकर, और ये मानना है इसीलिए जो है WHO ने जो वेरिएंट इंडिया में है उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर, पहले वेरिएंट ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस करके लेबल किया हुआ था, अब उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके किया हुआ, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है कि शायद जो वैक्सीन्स है वो ये जो न्यू वेरिएंट है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही हैं। तो या तो आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी नहीं डेवलप की उस वैक्सीन को, इसीलिए आपको जल्दी से कैच हो गया और आपका रिस्क बढ़ गया। लेकिन ये क्वेश्चन आया है कि शायद ये जो वेरिएंट है ये वैक्सीन उसके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ सबने वैक्सीन यानी वैक्सीनेटेड है ना, कंप्लीटली 2 महीने हो गए घर में बंद है वैक्सीन के बाद भी, यानी पूरा जिसको कहते हैं ना यहाँ की भाषा में कि कंप्लीटली वैक्सीनेटेड, और उसके बाद मान लीजिए कि यह जो नया वेरिएंट है, यदि ऐसा कोई किसी पेशेंट के या किसी हम कांटेक्ट में आते हैं तो हम उतने ही वल्नरेबल हैं जैसा कि विदाउट वैक्सीनेशन? Let me answer that. वो ऐसा है कविता जी कि जब म्यूटेशन होता है ना तो वो जो प्रोटीन्स है ना, पहले तो स्पाइक प्रोटीन, वो जो इट्स लाइक अ क्राउन, कोरोना वायरस इज लाइक अ क्राउन, और उसके ऊपर ना एक स्पाइक्स ऐसे। तो जो ये फाइजर वगैरह के जो वैक्सीनेशंस है ना, दे आर टू द स्पाइक प्रोटीन। अच्छा, तो वो जो क्योंकि वो स्पाइक के थ्रू ही इट गोज इनटू द नोज, तो वो स्पाइक for the vaccination is for the spike portion of the virus. Now the mutation जो है ना, जो proteins उसके specifically arranged है, तो जब mutation होता है ना, यहाँ के proteins उधर हो जाते हैं, उधर के इधर हो जाते हैं, तो वो जो वायरस सिर्फ स्पाइक के जैसा था ना, अब वो ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया।
तो ये जो we are giving the vaccine, that will affect only the proteins that are in the normal locations, but not in the misplaced or displaced proteins. So if more number of proteins are displaced, the higher the variant is more contagious, more aggressive, spreads very, very fast. And then the virus, the vaccination will affect only some of the proteins, but not all of them. So so we are vaccinated, we are okay to the spike protein, everybody's fine. But suppose a variant comes which is much more aggressive, then we will have some protection. I'm not saying 100%, but the proteins which are displaced because of that variant, we will not have protection. So in Kapila ji ka, the way I am analyzing is that he took the vaccine, but from what I understand, it was not yet 2 completed weeks. It takes 2 weeks. Some people, they take a little longer for the immunity, for the antibodies to form. So maybe he went a little too early to India, and on the way itself, he contracted the virus, which might be the other virus, the mutant virus, which was definitely not helpful. The vaccine was not helpful for that mutant virus. So I think that's what happened. Or he checked out against medical advice. So थोड़ी चीजें didn't go right with him. तो मुझे तो अभी क्या आप ऐसा कोई फ्यूचर देख रहे हैं कि ये वायरस जो है, जैसे कि हर बार कोई इसके सारे वेरिएंट को कोई वैक्सीन आएगी जो सबको खत्म कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है या उनको एंटीबॉडी? This virus is going to stay. Every year, how we take the flu vaccine, we have to take the COVID vaccine. That's how I feel. Dr. Rakesh, अभी recent जो study इन्होंने किया CDC, CDC, हाँ जी. People who have vaccination and also had COVID before, so they are really protected. It may be for lifetime, but people who are only vaccinated and did not have COVID before, that they will be at least 1 year is protection. So they don't know yet, but they may have to have a booster. Booster every year, like flu vaccine every year. They don't know yet. I mean, for sure. No, I know. So for those who had the corona, it's blessing in disguise. Oh yeah. Yeah, that's what it looks like. But still, again, we don't know the level of antibodies, because see, remember in the beginning, they were saying to use the COVID plasma, right? For patients. And then they came to the conclusion that some people are having low titer. So then they said, oh no, low titer is definitely not helpful. So they removed from the shelf. Then they said only high titer antibodies have to be given. Then they started giving high titer antibody plasma to these COVID patients who were hospitalized. And guess what? The outcome was negligible. So now the FDA has removed all COVID plasma, convalescent COVID plasma from the shelf. We are not issuing any kind of COVID plasma to any of the COVID patients. And of course, not to normal people, forget it. We are not going to give it at all. FDA ने निकाल दिया अब उसको monoclonal antibody 1 week ago or 2 weeks ago. Means medical community is also struggling with the variants, with the situation और ये सब कुछ जो changes आ रहे हैं day to day. क्योंकि parallel research, parallel यानी बहुत ही अजीब सी स्थिति हुई है. Right. And it's very difficult to anticipate the kind of variants we might see in future. So we cannot be prepared with vaccines enough for all the strains because we don't know what type of variant might come in. No, the age group above 65, they have like 75% vaccinated. But right now in US? Yes. Yes. It was in the US. Like Shilpa was saying that it was
35% is among the younger people, I think. Yes, it's the general population. Overall वो बता रही थी. Overall, total, including the over the 75 age group. Right. But it was very nice discussion. Both of you did a good job. Thank you आप दोनों का. और किसी को कोई पूछना हो तो कहें, फिर नहीं तो फिर हम समाप्त करेंगे आज का सेशन. यदि एक और कमेंट मैंने सुना था, वो कोई सर्जन को, जो बेंगलोर का सर्जन था, उसको इंटरव्यू कर रहे थे. वो कह रहा था कि इंडिया में लोग प्रिकॉशंस के तौर पे इतना ओवर स्टीमिंग कर रहे हैं कि वो जो नाक के अंदर की लाइनिंग उनकी खराब हो गई. हाँ, वो झिल्ली टूट गई है. सीलिया जो होते हैं ना, सीलिया बर्न हो गए. outside stuff from going inside. So either due to cold or due to overheating and the cilia are damaged. So the spores are having fun and they go straight in, no obstruction problem. Without infection, they go right in. नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो जो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल को आप करें प्रयोग, तो वो एक काफी अच्छी बात है कि उससे थोड़ा कम से कम आपके अंदर सांस में जो जा रहा है उसमें थोड़ा तो आप अंतर आ सकता है, कुछ बचाव हो सकता है. आपने कहा ना कि इस एरिया में बाहर लगा ले तो वो थोड़ा. Too much of anything is bad. हाँ, अति तो हर चीज की बुरी, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है कि कहीं भी कुछ भी चीज की अति मत करिए. ज्यादा करो. हाँ, अभी जैसे लोगों ने घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखने शुरू कर दिए, हर किसी को ऑक्सीजन दे दो. उससे क्या हुआ कि जो एक्चुअली जिनको मिलनी चाहिए थी उनकी एक कमी आ गई, पूरे उनके लिए नहीं बचे, क्योंकि वो स्टोर करना शुरू कर दिया जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं. तो जब सारी भीड़ भागो भागो भागो, अभी डॉक्टर शिल्पा जी ने बोला कि वो सारे के सारे कोरोना किट खरीद के रख रहे हैं कि हम कोरोना अपने आप, ये किट है इसमें सब कुछ तैयार है, ये ले लो बच जाएंगे. तो इस तरह की ये जो भीड़ की मेंटेलिटी होती है ना कि कुछ भी हमला कर दो बस पकड़ के ना, ये वैसा वाला है कि जब तक आप किसी अच्छे एक्सपर्ट के उसमें नहीं है गाइडेंस में या उसमें, तब तक आपको अपने आप कुछ भी नहीं करना चाहिए. और जिससे इलाज करवाएं उस पर पूरा भरोसा करें. और जो पैथीज की लड़ाई जो चल रही है, मैं उसमें यही कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद खराब है या एलोपैथी खराब है या नेचुरोपैथी खराब है. सभी का एक महत्व है, लेकिन जो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है या प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जो भी कुछ, ये सारा तब तक ठीक है क्योंकि इनमें आज अभी अपडेटेड रिसर्च नहीं हो रही है, कुछ हो नहीं रहा. जिनके पास ये था वे लोग चले गए और बिना नॉलेज और ज्ञान को, ये सारी चीजों को आगे बढ़ाए हुए. तो इसलिए उनको जहां तक बचाव का सवाल है तब तक वे ठीक हैं, आप अपने आप को स्वस्थ रखें. लेकिन जब आप बीमार हो जाएं तो जिस पैथी में अभी रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है, अपडेटेड है और सारी दुनिया, उस समय वही काम आती है. अभी मुझे सर्जरी करवानी हो और मैं सोचूं कि मैं प्राणायाम करके सर्जरी बच सकती है, तो प्राणायाम से भी एकदम अभी का हल नहीं निकल सकता. प्राणायाम हम सदा से करते आए हैं, तो हम अपने आप को बचा जरूर सकते हैं कि ऐसी चीजें डेवलप ना हो गई हैं तो थोड़ा टाल सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अनुपात में. लेकिन जहाँ सर्जरी कराने की जरूरत है या कोई स्ट्रोक आ गया है तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, वहाँ डॉक्टर ही काम करेगा. मेडिकल साइंस जो आधुनिक है, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, वहाँ वही काम करेगी. तो मैं आज के इस पूरे सत्र में जितने लोग हमारे साथ जुड़े उनका धन्यवाद देती हूँ. और अब्बी जी ने भी, जितेंद्र अब्बी जी ने भी बहुत अच्छी बात बेंगलोर वाली जोड़ी कि अति से बचना चाहिए, वह पॉइंट एक हमारा छूट गया था. तो थैंक यू जितेंद्र जी कि ये भी लोगों को बताया. और दोनों डॉक्टर्स हमारे इतना टाइम निकाल कर वर्किंग डे में हमारे साथ हैं. यहाँ शुक्रवार की शाम थी जब शुरू हुए थे. तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ विश्वम्भरा और हम सब की ओर से आप सभी का. और रिकॉर्डिंग के मैं आपको लिंक भेज दूंगी. और मैं चाहूंगी कि जो भी हमें अभी देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्डिंग जो उनके पास जाएगी, वे उस अधिक से अधिक में हम भारत के लोग, ताकि थोड़ा इन दोनों डॉक्टरों का जो अनुभव है और बीइंग इन अमेरिका एक कोई और थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये
खासकर आप न्यूयॉर्क में हैं, न्यूयॉर्क ने इतना कोरोना का कहर झेला है पिछले साल, तो आपने वह सारा देखा है अपनी आंखों से और उनके बीच में काम किया है, तो इसलिए आपके इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत अधिक महत्व है उसका। थैंक यू सो वेरी मच, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। I like your background. Your जी थैंक यू। आपका बैकग्राउंड बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। जी